Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कुछ 15 प्रैक्टिस सेट्स और दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि जून 2013 के हैं, जून और सितंबर के। तो अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कुछ नया है, इसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग है। ये आपको नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं होम साइंस से तो आपको उसमें हेल्प करेगा। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट थे वो थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस थे उसमें। अभी जो ये नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आज से, तो ये इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, या आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। हमने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं। इनमें से एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, कि जहाँ पे यूनियन होगा, जहाँ पे यूनिटी होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी या शक्ति होगी। तो ऑप्शंस क्या हैं? स्केलर चेन, इक्विटी टू गेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्प्रिट दी कॉर्प्स। तो हमने टोटल 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। तो 14 प्रिंसिपल्स का एक शॉर्ट वीडियो है, 1 या 1.5 मिनट का वीडियो है, जो ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो उसमें आपको सारे के सारे 14 के 14 प्रिंसिपल्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे, कौन से 14 प्रिंसिपल्स हैं। और इन प्रिंसिपल्स के बारे में मोस्टली आपको पूछ लिया जाता है, इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, तो ये कौन से प्रिंसिपल का मीनिंग है कि जहाँ पे यूनिटी होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ होती है। तो ये है स्प्रिट डी कॉर्प्स। तो स्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब है जहाँ पे यूनियन होगी वहां पे स्ट्रेंथ होगी, या फिर जहाँ पे यूनिटी होगी वहां पे स्ट्रेंथ होगी। तो हमारा सही आंसर बोले तो क्या है? तो हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऊपर आई बटन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कौन कौन से हैं उसको आप जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से मैनेजमेंट की कौन सी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है? तो हमने दो वैल्यूज पढ़ी है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी है हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंट्रिंसिक जो इंटरनल होती है, इंटरनल को हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन ओरिएंटेड होती है। जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी ह्यूमन ओरिएंटेड होगी। और इंस्ट्रूमेंटल जो है ये हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, जिसमें हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या कोई आउटर सोर्स यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो पर्सन की जो भी पर्सन की अपनी क्वालिटीज है, स्किल है, ऑनेस्टी है, क्रिएटिविटी है, ये सब हम यूज करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू में। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? कॉपरेशन, टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ऑनेस्टी या क्रिएटिविटी। हमने अभी बात की जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है ये हमारी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होती हैं, या हम कोई आउटर सोर्स यूज कर रहे हैं, आउटर रिसोर्स यूज कर रहे हैं, वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में आता है। और यहाँ पे यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है वो क्या होगा? वो हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है ये हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा, कि जो टेक्नोलॉजी सेटिस्फेक्शन है ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। उसके अलावा कॉपरेशन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, क्रिएटिविटी है, स्किल्स है, ये सब हमारे क्या है? ह्यूमन या इंट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिडन फैमिली इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ। हिडन फैमिली इनकम को हम बता सकते हैं, मीन्स ऐसी इनकम, फैमिली इनकम है जिसको हम एट अ टाइम या तुरंत हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम, कम्युनिटी इनकम, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या साइकिक इनकम। तो
ये हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सी हमारी इनकम है जो हमारी हिडन फैमिली इनकम में आती है। हिडन हिडन फैमिली इनकम की हम बात करें तो इसमें से जिसको हम तुरंत एज अ अपने पर्सनल यूज के लिए या तुरंत के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, कम्युनिटी इनकम, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या साइकिक इनकम। ये हमारी हिडन फैमिली इनकम है, मीन्स इनके बेनिफिट्स तो हमारी फैमिली को मिल रहे हैं, लेकिन एज सच हमको उसके लिए कुछ हम पेमेंट या कुछ एज सच हम उनको ऐसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये हमारी फैमिली के लिए हिडन है। ये हम जब चाहें इनको हम यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम, इसमें तो हम ये हमारा इसको हम बोलेंगे मनी इनकम है, ये मनी इसको मनी के फॉर्म में आ जाएगा, रियल इनकम के फॉर्म में आ जाएगा। बट हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, असर्शन एंड रीजन। रिकॉर्ड कीपिंग इन मनी मैनेजमेंट हेल्प टू कंपेयर मंथली एक्सपेंडिचर विद द स्पेंडिंग प्लान। हमारा इसका रीजन क्या दे रखा है कि रिकॉर्ड शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी आफ्टर एक्सपेंडिचर हैज बीन मेड। यहाँ पे बताया गया है कि रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी हम मनी हमारा मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हमने कहाँ स्पेंड किया, क्या अर्निंग है, इन सब का जब हम रिकॉर्ड बना के रखते हैं तो ये मंथली हमको कंपेयर करने में हेल्प करता है कि हमारा क्या एक्सपेंडिचर हुआ और हमारे स्पेंडिंग प्लान्स क्या थे। अगर हमारा स्पेंडिंग प्लान 1000 रुपीज का था तो हमारा एक्सपेंडिचर ये 1000 रुपीज के अंदर में ही है या 1000 रुपीज से ज्यादा में है। तो ये हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है। जब भी हम मनी मैनेजमेंट या रिकॉर्ड बना के रखते हैं तो इससे हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमारे स्पेंडिंग प्लान्स क्या थे, इनको कंपेयर करने में हेल्प करता है। तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है। सिंपल सी बात है, हम मनी मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट करें या कुछ भी चीजें हम जो रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, डेटा बना के रख रहे हैं, वो लास्ट में हमको हेल्प करता है चीजों को मैच करने में या कंपेयर करने में। असर्शन तो हमारा सही हो गया। रीजन क्या है, रिकॉर्ड सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी आफ्टर एक्सपेंडिचर हैज बीन मेड। जो भी हमने रिकॉर्ड बना के रखा है, रिकॉर्ड को देख के हम समझ सकते हैं कि हमने कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया है, उसका पूरा हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा जिसको हम इजिली देख सकते हैं कि हमने कौन सा पैसा या कितना पैसा हमने कहाँ पे खर्च किया है। तो हमारा रीजन भी सही है, इस अकॉर्डिंग हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटर्स आर लिस्टेड इन हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हर्जबर्ग की जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है इसमें कितने फैक्टर्स को लिस्ट किया गया। और अगर हम बात करें हर्जबर्ग की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो यहाँ पे इन्होंने दो फैक्टर दिए थे मोटिवेशन के। तो इनके दो फैक्टर ऑफ मोटिवेशन क्या थे, एक तो था हाइजीन और दूसरा था मोटिवेशन। एक था हाइजीन, दूसरा था मोटिवेशन। और मोटिवेशन में इन्होंने क्या बताया कि इनके जो एम्प्लॉयज हैं या जो उनका वर्क प्लेस है, वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिससे उनको मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पे थ्योरी एक टर्म की बात की गई है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में ऐसे क्या चीजें हैं जिससे जो एम्प्लॉय है वो काम करने के लिए मोटिवेटेड रहे। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, चैलेंजिंग वर्क, फिजियोलॉजिकल नीड, ग्रोथ इन जॉब, रिकॉग्निशन। तो जब भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काम करने में अच्छा कब लगता है, जब आपको वर्क है थोड़ा चैलेंजिंग मिले, आपको आपको आगे पता हो कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी जॉब में ग्रोथ होगी, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपको पहचानेंगे। जैसे मैं क्लास अपडेट कर रही हूँ, यहाँ पे आप लोग जब क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है काम करने का। सेम वही अगर कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉई हैं, उनके लिए मोटिवेशन का काम क्या करता है, चैलेंजिंग वर्क, उनको नया काम मिलना, थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क मिलना। उनको पता है कि जब वो काम अच्छा करेंगे तो उनकी जॉब में ग्रोथ होगी, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अचीवमेंट है, ये सब फैक्टर हैं जो किसी भी एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फिजिकल नीड हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं आएगा। तो जिसमें जिसमें दो है ये इसको हटा दो, उसके बाद बचा कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक तो चैलेंजिंग वर्क, ग्रोथ इन जॉब और रिकॉग्निशन, ये हमारे मोटिवेशनल फैक्टर हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए मोटिवेटेड रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म मैनेजमेंट इज क्वाइंड फ्रॉम वर्ड मैनेज। एक जो मैनेजमेंट का वर्ड है, ये जो टर्म है ये मैनेजमेंट,
प्रबंधन, ये मैनेज शब्द से लिया गया है। और ये मैनेज वर्ड जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? मैनेज का मतलब यहाँ पे है मैनेजमेंट, और जो ये मैनेज है ये कौन से लैंग्वेज से लिया गया है? तो हमारे ऑप्शंस क्या है? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन या स्पेनिश। तो ये हमारा जो ये मैनेज शब्द है, ये मैनेज वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग है मैनेजमेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गेटिंग रिजल्ट्स थ्रू पीपल इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं और उसके थ्रू आप, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या है, एक से एक एम होता है, जो सबको एक ऑब्जेक्टिव है या एम है, उसी एक पर्पस के लिए उसमें जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहे हैं। तो मैनेज में यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल सी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके काम करने से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। अब 10 लोग अगर एक ही एम को लेके काम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? उनको एक जैसा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनके लिए एक जैसे रूल्स बनाने होंगे। तो ये क्या काम करेगा? ये उसे बेसिकली हम काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 10 लोग हैं इनको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि इनके जो काम का रिजल्ट है वो एक ही एम को लेके, एक ही ऑब्जेक्टिव को लेके हो। तो गेटिंग रिजल्ट्स थ्रू पीपल इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप लोगों को जितने अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे, उनको उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, उनके वर्क, जो उनका वर्क प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग जितना अच्छा आप लोग उनको मैनेज कर पाओगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट। हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? इंडिकेट द रीजन separating one system from another in the system approach to management। जैसे कोई मैनेजमेंट अप्रोच है या एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारे बहुत सारे रीजंस हैं और हर एक रीजन को हम कैसे सेपरेट कर रहे हैं या कैसे अलग अलग इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे मान लो एक ये सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे घर हैं और ये सारे घर किससे अलग अलग है? एक एक बाउंड्री बनी हुई है, बीच में बाउंड्री से डिवाइडेड है। सेम वही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मैनेजमेंट अप्रोच है, वहां पे हमारे अलग अलग सिस्टम्स हैं और सारे सिस्टम एक बाउंड्री से इनको अलग करेंगे। अब सारे सिस्टम्स एक साथ तो नहीं रख सकते, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सिस्टम अलग अलग रहेगा। उस सिस्टम को हम अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बीच में एक हम कुछ बैरियर लगा देंगे या बाउंड्री लगा देंगे जिससे हमारे एक सिस्टम को अलग अलग रखेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कोई मैनेजमेंट अप्रोच है तो उसमें हर एक रीजन को हम कैसे सेपरेट करेंगे, हर एक सिस्टम को एक दूसरे सिस्टम से कैसे सेपरेट करेंगे या अलग अलग रखेंगे। तो हमारे ऑप्शंस क्या है? बाउंड्री, इंटरफेस, एक्सचेंजर या डिवाइडर। तो हर एक चीज को, हर एक सिस्टम को अलग अलग रखने के लिए हम बाउंड्री यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है? मनी एज अ नॉन ह्यूमन रिसोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। मनी हम नॉन ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में, जिसको हम एज अ तुरंत यूज नहीं कर सकते हैं, क्या होगा? गैर मानव संसाधन के रूप में धन का रूप हो सकता है। ऑप्शंस क्या है? वेजेस, सेविंग, इनकम और इन्वेस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फैमिली इनकम कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अगर फैमिली इनकम है तो उसको हम कौन से कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या है? मनी इनकम, साइकिक इनकम, रियल इनकम, ऑल ऑफ दीज। मनी इनकम मीन्स जो काम कर रहे हैं उसका पैसा मिल रहा है, दैट इज मनी इनकम। मनी इनकम को एक टर्म में हम रियल इनकम भी बोल सकते हैं। साइकिक इनकम क्या है? आप घर में हैं, एक साथ हैं सब लोग, तो एक सेटिस्फेक्शन, साइकिक मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जहाँ से मिल रहा है, तो ये भी एक टाइप का हमारा इनकम ही है कि हम मेंटली सेटिस्फाइड है, हमारी फैमिली है, एक साथ है। तो ये हमारा हो गया साइकिक इनकम। तो फैमिली इनकम को हम मनी इनकम, साइकिक इनकम, रियल इनकम, तीनों कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, हमारा डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आज पहली बार आप क्लास देख रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट में बताएं आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।